नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपको इतिहास के अगले भाग में। पिछले क्लास तक में दोस्तों हमने मगध साम्राज्य के बारे में बताया। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिकंदर द ग्रेट के बारे में। तो सिकंदर सर एशिया के पश्चिम में भारत के पश्चिम में सर यहाँ पाक है, यानी पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ ईरान, इराक, तुर्की और एक देश पड़ता है सर, उसका नाम था मकदूनिया। यहीं तुर्की के पास क्या था सर? मकदूनिया, जो उस समय स्थिति में था। तो हमने मैप के जरिए बताया कि अगर आप आज के भारत के पश्चिम में चलते चलोगे तो आप पहुंच जाओगे मकदूनिया तक, और यहीं से कहानी शुरू होती है सिकंदर द ग्रेट की। तो सर सिकंदर के पिताजी थे फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिताजी थे फिलिप द्वितीय। पिता का क्या नाम था सर? फिलिप द्वितीय। और यह कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के। मकदूनिया के शासक थे सर। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर मात्र 20 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठने का मतलब सिंहासन पे बैठना, मतलब सिंहासन पे बैठ गया। थ्रोन, सिट ऑन थ्रोन, सिंहासन। सिंहासन का मतलब थ्रोन, THRON। ठीक है। तो 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठने के बाद इस सिकंदर को आया कि मैं बनूंगा विश्व विजेता, मैं दुनिया को जीतूंगा का थीम लेके चले। तो सर सिकंदर के गुरु जी का नाम था अरस्तु। गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु का तो नाम सभी ने सुना होगा। और इन्हीं से आज्ञा लेके सर ये तुर्की के एक जगह है एशिया माइनर। हम पढ़ा चुके हैं बोगाज कोई अभिलेख में एशिया माइनर के बारे में। फिर तुर्की से वो ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास सर एक पर्वत है, उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। उस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। हमने पढ़ाया है इसके बारे में भूगोल में। और इसी में सर एक दर्रा है हिंदुकुश पर्वत के बीच में, खैबर दर्रा। और इसी दर्रे को, जो खैबर दर्रा मतलब रास्ता होता है सर, ये यहाँ पे है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। इसी खैबर दर्रे को पार करते हुए सिकंदर जी पहुँच गए भारत में। सिकंदर जी कहाँ पहुँच गए? भारत में। और भारत में आने से पहले सर ये ईरान को जीते, इराक को जीते, जितने भी छोटे छोटे प्रदेश थे, अफगानिस्तान को जीता। पाकिस्तान के शासक, यानी उस समय पाकिस्तान में एक मैंने तक्षशिला यानी जनपद पढ़ाया था। पाकिस्तान में उस समय एक जनपद था, पाक तो यहाँ पे है, उसका नाम था तक्षशिला। और तक्षशिला के राजा थे अम्भी। क्या नाम था राजा का? अम्भी। इसने घुटने टेक दिए सिकंदर के सामने, और सिकंदर एकदम तहस नहस करके एकदम चारों बगल तहस नहस करके आगे बढ़ता चला गया। और सर वो जब पहुंचा झेलम नदी के किनारे, इस साइड यहाँ से ऐसे करके पहुंच गया सर। कहाँ? झेलम नदी के किनारे। हमने पढ़ाया है झेलम नदी भूगोल में कि झेलम नदी कश्मीर से, इसी से झेलम नदी के किनारे वोलर झील सब है। तो झेलम नदी के किनारे इसको सर भारत के एक राजा थे, उसका नाम था पोरस। और सर इसने भयानक चुनौती दे दी सिकंदर को। कहा कि आप बेटा हम तेरे से लड़ेंगे, तेरे को आगे नहीं जाने देंगे। सिकंदर की तलवार टूटी जहां भारत में, इस तलवार को तोड़ने में सबसे बड़ा रोल रहा इस राजा का। इसका नाम था पोरस। और झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम आजकल रखा गया है हाइड्रोस्पीज।
हाइड्रोस्पीज का युद्ध हुआ था सर इस झेलम नदी के तट पर सिकंदर और कहा गया सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। इसी पे एक गाना बना था ना, ये जहाँ टूटी तलवार सिकंदर की, कुछ ऐसी था, हिंदी में कविता है, याद नहीं है। और इसके बाद सर पोरस को सिकंदर ने हरा तो दिया, लेकिन पोरस इतना ज़्यादा बहादुरी से, इतना ज़्यादा ब्रेव होके लड़ा, उसने सिकंदर को एकदम कड़ा मुकाबला दिया सर, और सिकंदर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ फोड़ के रख दिया। भले सिकंदर जीत गया, लेकिन सिकंदर को बहुत हानि पहुंचाई। इसके बहुत सारे सेना को तहस नहस करके छोड़ दिया इस पोरस ने। और जब सिकंदर की सेना इस झेलम के युद्ध को जीत के पहुंची कहाँ सर, हमने हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से एक नदी के बारे में बताया, ब्यास नदी, और इसके पश्चिम में जैसे ही सेना पहुंची, अब सेना बोली कि मेरे में हिम्मत नहीं है। सिकंदर की सेना मना कर दी। सिकंदर का सेना एकदम विशाल सेना था सर, एकदम विशाल सेना था। इस विशाल सेना को लीड कर रहे थे द सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट। लेकिन जैसे ही वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचे, बेचारी इस सेना ने बोला हम नहीं जाएंगे, इस सेना ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगी, बड़ा भयानक दिख रहा है। तब सिकंदर ने यहीं पे अपने जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, सेना के जो लीड कर रहा था, इस सभी सेना को जो लीड कर रहा था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसको यहीं छोड़ के सिकंदर वापस लौट गया, और जब वह लौटा तो इसकी मृत्यु हो गई सर 323 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर भारत विजय के लिए कब चला था, अब यह क्वेश्चन आता है। तो 326 बीसी में निकला, 325 बीसी तक भारत में लगभग 19 महीनों तक बेचारा एकदम लड़ता रहा। विजेता तो बन गया, मानना पड़ेगा, लेकिन इस पोरस ने तो इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ फोड़ के रख दिया, और बेचारा को यहीं से वापस लौट के जाना पड़ा बेबीलोन। और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई, कहाँ, बेबीलोन में। तो इसमें एक अब आता है सेल्यूकस निकेटर, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए हम इसको मिटाते हैं और फैक्ट बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम 2 मिनट में पूरा सारांश हम लिख के देते हैं। तो हमने बोला सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर के पिता का क्या नाम था, सिकंदर के पिता का नाम था सर फिलिप द्वितीय, लिखते चलिएगा फिलिप द्वितीय, ठीक है। चलिए हम बोल देंगे अब सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम था, अभी इसको काहे बंद हो रहा है, डायरेक्ट रहने दो, इसका नाम था अरस्तु। सिकंदर भारत विजय पे कब निकला, भारत विजय पे कब निकला, तो भारत विजय पे निकला था सर 326 से 325 तक रहा। और भारत में इसने एक युद्ध किया, उस युद्ध का क्या नाम था, इस युद्ध का नाम था झेलम नदी का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध, झेलम युद्ध बोल दो, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्पीज का युद्ध, हाइड्रोस्पीज का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध को उसने किसके साथ लड़ा, तो उसने लड़ा था किंग पोरस, राजा पोरस के साथ। और जीत किसकी हुई थी, तो सभी में सिकंदर ही जीता था, जितना भी युद्ध किया सब सिकंदर जीत गया था, ठीक है। सेल्यूकस के साथ कौन आया था, तो उसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस बोलते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेनापति था सर सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का, निकेटर, ठीक है। इसने 2 नगर की स्थापना की थी सिकंदर ने, 2 नगर, कहाँ, भारत में, वो झेलम नदी के तट पर ही 2 नगर बसाए। पहला का नाम रखा था निकेया और दूसरा का नाम रखा था केफला,
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं निकैया और बहुकेफला। तो सर बहुकेफला जहां सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, सिकंदर जिस घोड़े पर बैठ के वर्ल्ड विजय करने के लिए चला था, सिकंदर का घोड़ा, उसको यहाँ मौत के घाट उतार दिया गया। कहाँ? तो आपको झेलम नदी के तट पर। और आज भी हिमाचल प्रदेश में झेलम नदी, हिमाचल कहते हैं, झेलम नदी के तट पे आपको बहुकेफला जगह है, नगर बसा हुआ है, और आज भी ये नगर है सिकंदर के घोड़े के नाम पे। भारत में आप जाओगे तो बहुकेफला नगर मिलेगा। निकैया एक जगह था सर, पोरस से इतना प्रभावित था सिकंदर की, हमको इतना बड़ा चुनौती देने वाला कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ, तुम कैसे आ गए। लेकिन इस पोरस से इतना प्रभावित हुआ कि इसके जगह पे युद्ध विजय तो किया, लेकिन युद्ध विजय के नाम पे इसने नगर बसाया और बोला कि यह नगर पोरस की बहादुरी का स्रोत, ये क्या कहते हैं, प्रमुख केंद्र रहेगा। और बहुकेफला से सिकंदर इतना प्यार करता था घोड़ा से, क्योंकि इसी घोड़ा को तो वो जहां मन वहां, नदियों का नदी, समंदर का समंदर पार करवा के पहुंचा दिया। तो सिकंदर के बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अब जल्दी से शुरू करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम कुछ पॉइंट बता देते हैं, ताकि आपको हम अगले क्लास में मौर्य वंश को हम डिटेल से लेके चले जा सकें। तो अब हम दोस्तों आप लोगों को मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के बारे में बता रहे हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के सर फाउंडर कौन थे? इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी बता देते हैं सर, अब हम सिर्फ कहानी बताते हैं और इसके स्रोत बता देते हैं। तब तो हुआ क्या सर कि हमने आपको पढ़ाया कि अंतिम राजा थे घनानंद, नंद वंश में घनानंद को आपने अंतिम राजा थे, और इसके दरबार में गए हमारे सर चाणक्य। चाणक्य ने कहा कि राजा तुम बहुत अत्याचारी हो, तुम प्रजा के हित में काम करो, तुमको मैं बताऊंगा कि तुम ये करो तो तुम प्रजा के हित में रहोगे, तुम प्रजा के हित में रहो, तुम प्रजा के सेवक बन के काम करो, ना कि मालिक बन के काम करो, तुम प्रजा को सुख दुख में हेल्प करो। लेकिन इस घनानंद ने बोला तुम बेटा हमको उपदेश देगा। इस चाणक्य को बोला कि तुम हमको उपदेश देगा, हम तेरा गला कटवा देंगे। और अपने सैनिकों को बोला कि अरे चाणक्य को बंदी बना के जेल में डाल दो। तो चाणक्य ने बोला घनानंद तेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपनी शिखा को बांध के यह प्रण लेता हूँ, यह प्रतिज्ञा लेता हूँ। और शिखा को बांध के बोला कि घनानंद तेरा विनाश नहीं करूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और अपनी शिखा को नहीं खोलूँगा। और चाणक्य निकल गए, नगर में भ्रमण करने लगे, और वहाँ पे दो चार बच्चे गेम खेल रहे थे, मतलब क्रीड़ा। संस्कृत में क्रीड़ा होता है, हिंदी में खेल होता है, और इंग्लिश में प्ले होता है। तो एक बच्चा जो कि सिंहासन पर बैठा हुआ था, पैर पे पैर रख के इस तरह से, और इसके दो तरफ दरबारी बच्चे बने हुए थे, और दो चार बच्चे जनता दरबार में बैठे हुए थे, और बच्चा सब गेम खेल रहा था। एक बच्चा बोला कि मैं राजा बनूंगा, दो बच्चे बोले मैं प्रजा बनूंगा, एक बोला मैं दरबारी बनूंगा, एक बोला मैं मंत्री बनूंगा। और जो राजा था एकदम तान से बोला बोलो तुम्हारे क्या दिक्कत है, मैं तेरी समस्या को हल करूंगा। और इधर से ही गुजर रहे थे महाशय चाणक्य जी। महाशय चाणक्य जी गुजर रहे थे, और वो इस बच्चे की प्रतिभा से, प्रतिभा मतलब जानते हो ना, वो प्रतिभा, कोई प्रतिभा है क्या? नहीं, प्रतिभा मतलब सर टैलेंट। इतने प्रभावित हुए कि इसने बोला कि बच्चा तुम आज से मेरा चेला, तू आज से मेरा चेला, मैं आज से तेरा गुरु। और इसी दिन से चाणक्य ने उस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा, और उस बच्चे को सिखाने लगा युद्ध कला। इस बच्चे को निपुण कर दिया, किसमें सर? हर चीज में यह बच्चा को शिक्षा देने लगा। तलवारबाजी में नंबर 1, तलवार नंबर 1, धनुषबाजी में नंबर 1, युद्ध कौशल नंबर 1। और यह बच्चा एकदम टैलेंटेड था। और जब इसकी एक उम्र हो गई, जब यह बड़ा हो गया, तो चाणक्य को प्रणाम करके बोला कि गुरुजी आपकी जो प्रतिज्ञा है, क्या मैं आपसे आज्ञा लेके उसे पूर्ण करूं? और चाणक्य से आज्ञा लेके चंद्रगुप्त चल दिया, बेटा घनानंद तेरा अंतिम समय आ गया है,
तू अब बहुत जी लिया, अब तुझे इस धरती पे कोई नहीं जिंदा रख पाएगा। और चंद्रगुप्त ने इस घनानंद से किया भीषण युद्ध और इसे उतार दिया मौत के घाट। और घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने एक वंश की स्थापना की, उसका नाम रखा मौर्य वंश। और इस वंश को स्थापित करने में चंद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी मदद की किसने? चाणक्य ने। और चाणक्य आज इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। चाणक्य अगर राजतंत्र शासन तंत्र की बात करें और चाणक्य का नाम ना आए, भारतीय इतिहास में ऐसा हो नहीं सकता है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र अगर किसी कानून व्यवस्था को समझने में मदद न करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और चाणक्य की जो प्रजा को कैसे प्रजा के हित में काम करना चाहिए, कैसे राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा क्या करे जो प्रजा सुखी रहे, वो सभी नियम उन्होंने बताए। और मौर्य वंश के बारे में चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है हमको, कहाँ कहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सर पहले हम इंडियन स्रोत जान लेते हैं। इंडियन स्रोत में क्या क्या है सर? तो इंडियन स्रोत में है सर एक मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसको लिखा था विशाख दत्त ने, और यह मौर्य वंश पे आधारित है। इसी में वही नाटक जो बच्चे सुबह सुबह खेल रहे थे, चाणक्य जी ने देखा था कि ये एक सिंहासन पे बैठा बच्चा लोगों को बोल रहा है मैं तुम्हारा राजा हूँ, बोलो तुम्हें क्या कष्ट है, मैं तुम्हें दूर करूँगा। और चाणक्य इस बच्चे को देख के एकदम बोला ना इसमें टैलेंट है, घनानंद को कोई हरा सकता है तो यही बच्चा हरा सकता है। और इस नाटक को मुद्रा राक्षस में लिखा था विशाख दत्त ने। सर ये मैंने पहला ही लेक्चर्स में बता चुके हैं। विशाख दत्त ने आपको मुद्रा राक्षस में लिखा, और यह मुद्रा राक्षस मौर्य वंश की जानकारी देता है। इसके अलावा हमने कौन पुराण बोला था? एक पुराण वायु पुराण तो गुप्त वंश, सप्तवंश। इसके अलावा दोस्तों वायु पुराण गुप्त वंश था, फिर से हम क्या बोले, बार बार वही चले जाते। विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित था। और फिर एक महत्वपूर्ण किताब थी सर अर्थशास्त्र, और इसको लिखा है चाणक्य ने। इसी में इसने राजा के नीति के अलावा मौर्य वंश के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। इसके अलावा कुछ बौद्ध ग्रंथ थे सर। कौन से बौद्ध ग्रंथ? हमको बौद्ध ग्रंथ 2-4 तो याद है, महाबोधि वंश, दीप वंश, महाबोधि वंश, ये दो। आपको एक और था उसका नाम है आपको महावंश और महाटीका वंश, कुछ ऐसे ही है। महावंश, हाँ यही है, महावंश है और महाटीका वंश है। इसके अलावा भगवती सूत्र, जैन धर्म में अगर आ जाओ तो भगवती सूत्र जानकारी के लिए एक और चीज़ है सर, वो है जैन ग्रंथ, और यह था सर भगवती सूत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बोला, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन धर्म के अनुसार अपना निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्राप्त किया, जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति। इसके अलावा दोस्तों एक किताब थी, उसका नाम था कल्पसूत्र। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जैन धर्म से हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा किया है। और इसके जैन गुरु भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। और भद्रबाहु आपको बता दें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु जिनसे इन्होंने जैन धर्म सीखा उसका नाम भद्रबाहु था। और भद्रबाहु के बारे में जैन धर्म में हमने आपको क्या कहते हैं, 2 भाग जो थे, एक जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और एक जो नग्न रहते थे, उन दोनों में हमने भद्रबाहु का जिक्र किया है। भद्रबाहु जैन धर्म के जो प्रमुख। तो मैंने दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में बताया था कि जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था मगध राजवंश पे, तो मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो ये चले गए साउथ, भारत के दक्षिणी छोर पे। यहाँ पे फिर 12 वर्षों के बाद जब ये वापस मगध में आए तो यहाँ पे उन्हें जो मगध में पहले से जैन रह गए थे बोला कि तुम तो भाग गए थे हमको छोड़ के, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे आदर्शों के साथ नहीं रहेंगे। और वहीं पे जैन धर्म 2 भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। हमने अभी बोला श्वेत वस्त्र पहनने वाले और नंगे रहने वाले।
दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो गौतम बुद्ध को पूजनीय मानते थे और श्वेतांबर गौतम बुद्ध के आदर्शों पे चलते थे। ये बहुत कठोर नियम पे चलते थे और उन्हीं के एक गुरु थे दिगंबर का नाम था भद्रबाहु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु थे। इतने सारे स्रोत हैं सर आपको क्या कहते हैं इंडियन स्रोत। इसके अलावा दोस्तों कुछ जब सिकंदर चला गया वापस तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भारत में छोड़ दिया। अब बोला कि तुम यहाँ पे रहो और शासन व्यवस्था देखो। किसको छोड़ा था सर? सेल्यूकस निकेटर को। और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। इसको हराया किसने? चंद्रगुप्त ने इसको हरा दिया। किसको? और इसी की पुत्री, हराने के बाद इसकी पुत्री कार्नेलिया से शादी की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर काबुल, कंधार, ये सब कुछ राज्य इसको दे दिए दान में। जाओ तुम 4 गो राज्य देते हैं, जाओ यार तुम शादी दिया, अपनी बेटी दिया, हम तेरे को उसके लिए 4 राज्य देते हैं। तो ये सभी थे। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था सर मेगास्थनीज। अब सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, चूंकि अब भारत में राजा कौन था सिकंदर के बाद? सेल्यूकस निकेटर। और उसका राजदूत था मेगास्थनीज। और इसने एक किताब लिखी मौर्य वंश के लिए, मील का पत्थर। एग्जाम में याद रखिएगा सर, ये भी आई पे पावर VVI मार दो। क्योंकि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुतों बार पूछे जा चुके हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां इंडिका का चर्चा नहीं हुआ हो, अगर मौर्य वंश हो और इंडिका नहीं आया हो। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रैबो, हमने भूगोल में भी पढ़ाया है स्ट्रैबो के बारे में। स्ट्रैबो और जस्टिन, ये 2 और यूनानी, चूँकि मकदूनिया यूनान में पड़ता है। मकदूनिया कहाँ पड़ता है सर? यूनान में। और सिकंदर कहाँ का था? मकदूनिया का। यूनानी शासक था। तो यूनान एक देश है पश्चिम यूरोप का। और वहीं पर से 2-4 यूनानी आए इतिहासकार, स्ट्रैबो और जस्टिन। इसी दोनों ने, मेगास्थनीज के बाद स्ट्रैबो और जस्टिन ने लिखा था मौर्य वंश के बारे में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को हम इसके बारे में फिर से डिटेल से पढ़ेंगे। सेंड्रोकोटस कहा था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था। इसका क्या अर्थ होता? इसका अर्थ होता है विजेता। सेंड्रोकोटस का अर्थ होता है विजेता, मतलब चंद्रगुप्त को विजेता कहा था। किसने? जस्टिन ने। और इस सेंड्रोकोटस का अर्थ विजेता होता है, इसकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने। इतने डिटेल में आप लोग नहीं जाइएगा, सिर्फ कहानी सुनिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है एग्जाम से, सिर्फ कहानी है, इसीलिए हम लेयर बाय लेयर जोड़ के बता रहे हैं। ये तो 2 पॉइंट हो गया सर। कौन सा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और जस्टिन। ये सभी है सर विदेशी स्रोत, फॉरेन स्रोत। चलिए इसके अलावा अब आते हैं तीसरे नंबर पे, और वो है सर पुरातात्विक स्रोत में सर अशोक के अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट है। एशिया माइनर हमने बोला था, एशिया माइनर बोगाज कोई तो बहुत पहले का है, ये नहीं है। अशोक के अभिलेख के अलावा हाँ जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है। हमने जब अभिलेख पढ़ाया था पुरातात्विक स्रोत में तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है। और गिरनार अभिलेख, और उसके बाद मौर्य वंश से प्राप्त मुद्रा मतलब कॉइन्स। इतने सारे स्रोत हैं दोस्तों। स्रोत तो सारे हम आपको बता दिए। अगले क्लास में हम अब शुरू करेंगे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और उसके बाद मौर्य वंश की संपूर्ण कहानी। आपको पूरा इतिहास आपके सामने रखा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। हम आपको एक एक पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से डिटेल्स में बता तो रहे हैं, जिनको अगर ये चीज़ डिटेल्स में नहीं पढ़नी है वो क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आए। दोस्तों जो अगर ये वीडियो अच्छे से देख रहा है, अगर उन्हें क्वेश्चन आंसर सीरीज सही में अच्छा लग रहा है, अगर एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो सारे VVI क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिलेंगे। और इन्हें आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप उन्हें दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी मेहनत को आप सफल करें और हम इतिहास को सामने रखेंगे। जैसे हमने बोला कि राजा घनानंद ने क्या बोला
कि मैं प्रजा के लिए नहीं, प्रजा मेरे लिए है। यहीं पे चाणक्य ने बोला था कि जब तक तुम प्रजा की रक्षा, प्रजा की सेवा नहीं करना जान जाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। चाणक्य ने वो सौगंध अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया था, चाणक्य ने वो प्रण लिया था जनता के लिए, क्योंकि उन्हें जनता को त्रस्त देखा नहीं गया। इसी के लिए वो गए थे घनानंद के दरबार में। लेकिन जब घनानंद नहीं माना तब उसको बोल के आए कि बेटा तेरा तो अंत निश्चित है, तेरे को तो मैं डुबा के जाऊंगा, तेरे को मैं चुल्लू भर पानी में मार के जाऊंगा। और इसी के लिए एक बच्चे को तैयार कर दिया उस लेवल तक कि घनानंद बेटा पानी पानी हो गया और अंतिम में मगध वंश के नामों निशान से नंदवंश ही मिट गया। इसके बाद आया आपको चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी था। दोस्तों, जो बचपन से मेधावी और मेहनती हो वो ज़रूर सक्सेस करता है। आप मेधावी नहीं भी हो, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनती हो, आप यकीन मानो आपका मेहनत आपको यहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। क्योंकि मेधावी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहनती होना। आप मेहनत से हर चीज़ जीत सकते हो, मेहनत से हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखिए और अगले क्लास में दोस्तों हम बस मौर्य वंश पे आएंगे। मौर्य वंश में हमने प्रमुख स्रोत जो पढ़ाए, उस स्रोत में आपको क्या क्या याद रखना है। बहुत लोग बोलते हैं यार बहुत पढ़ा देते हो, चलो तो हमने आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज इसीलिए लाते हैं कि आपको उसमें से जितने याद रखने हैं इस क्वेश्चन में मिल जाए। अगर स्रोत में याद रखने वाली चीज़ें अगर आपको बोला जाए तो आपको मुद्रा राक्षस याद होना चाहिए, आपको अर्थशास्त्र याद होना चाहिए, आपको कल्पसूत्र याद होना चाहिए, आपको इंडिका याद होना चाहिए, आपको अशोक के अभिलेख याद होने चाहिए। बस अगर इतने पॉइंट आपने दिमाग में रख लिए मतलब आज का वीडियो आप सीख गए। तो आप दोस्तों बस रीड कीजिए, हम आपके लिए हैं, एक एक क्वेश्चंस को दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। और क्या यार, जब हम आपके साथ हैं तो चिंता क्यों कर रहे हो। एक एक वीडियो आपको यहाँ से यहाँ ना पहुंचाया तो आप नाम बदल देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में, और आज हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। हमने पिछले क्लास में पूरे प्रमुख स्रोत बता दिए। आज हम राजा के बारे में बात करेंगे, और पहला राजा था चंद्रगुप्त। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। गद्दी पे बैठा सर 322 ईस्वी पूर्व में और 298 बीसी में मर गया। सर इसने अपने राज्य को भारत में नीचे कर्नाटक, मैप बना दे क्या, यहाँ पे मैप बनाते हैं। यहाँ नीचे कर्नाटक में मैसूर तक फैल गया था। सर राजधानी तो मगध में है तो पाटलिपुत्रा राजधानी होगी ही। इधर सर ईरान तक चला गया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इतने दूर तक भारत था उस समय। आप सोचो कि अगर आज भारत अगर मौर्य वंश के जैसा, मौर्य वंश में जितने मौर्य साम्राज्य बोल दो, अब मौर्य वंश से ज़्यादा अच्छा मौर्य साम्राज्य मतलब बहुत विस्तार। सर आज सोचो कि पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा ईरान मिल के कितना बड़ा क्षेत्र होता, और हम रसिया से भी बड़े देश होते। वो अलग बात है कि बाद में टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे, हम देखते रह गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी में था, और इसके गुरु तो हम बार बार बोल चुके हैं, वो थे चाणक्य। वो कौन थे दोस्तों? चाणक्य। और चंद्रगुप्त ने इसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 बीसी में, 305 बीसी में। और निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से शादी की थी, कार्नेलिया से शादी की। किसकी पुत्री? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की। सेल्यूकस निकेटर के जो सेनापति थे उसका नाम था मेगास्थनीज,
स्थनीज, इसने बहुत बढ़ चढ़ के बोला। अरे बोला 500 हाथी हैं, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये वो, एकदम पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का तारीफ करके रख दिया। और उस तारीफ में लिख दिया एक किताब इंडिका, और इसी किताब से सर एक नाम भारत का इंडिया पड़ा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में, और आज हम बात करेंगे मौर्य डायनेसिटी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। हमने पिछले क्लास में पूरे प्रमुख स्रोत बता दिए। आज हम राजा के बारे में बात करेंगे, और पहला राजा था चंद्रगुप्त। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। गद्दी पे बैठा सर 322 ईस्वी पूर्व में, और 298 बीसी में मर गया। सर इसने अपने राज्य को भारत में नीचे कर्नाटक, मैप बना दे क्या, यहाँ पे मैप बनाते हैं। यहाँ नीचे कर्नाटक में मैसूर तक फैल गया था। सर राजधानी तो मगध में है, तो पाटलिपुत्रा राजधानी होगी ही। इधर सर ईरान तक चला गया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इतने दूर तक भारत था उस समय। आज सोचो कि अगर आज भारत अगर मौर्य वंश के जैसा, मौर्य वंश में जितने मौर्य साम्राज्य बोल दो, अब मौर्य वंश से ज़्यादा अच्छा मौर्य साम्राज्य, मतलब बहुत विस्तार। सर आज सोचो कि पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा ईरान मिल के कितना बड़ा क्षेत्र होता, और हम रसिया से भी बड़े देश होते। वो अलग बात है कि बाद में टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे, हम देखते रह गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी में था, और इसके गुरु तो हम बार बार बोल चुके हैं, वो थे चाणक्य। वो कौन थे दोस्तों? चाणक्य। और चंद्रगुप्त ने इसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 बीसी में, 305 बीसी में। और निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से शादी की थी, कार्नेलिया से शादी की। किसकी पुत्री? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की। सेल्यूकस निकेटर के जो सेनापति थे उसका नाम था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इसने बहुत बढ़ चढ़ के बोला। अरे बोला 500 हाथी हैं, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये वो, एकदम पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का तारीफ करके रख दिया। और उस तारीफ में लिख दिया एक किताब इंडिका, और इसी किताब से सर एक नाम भारत का इंडिया पड़ा है।